नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम से बोलो, सत्य बहुमत। लोकतंत्र विषयक चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज चर्चा करने वाले हैं द केरला स्टोरी। द केरला स्टोरी चर्चा में है। कहीं टैक्स फ्री हो रही है फिल्म, कहीं लग रहा है प्रतिबंध। दोनों में एक तो गलत है। या तो टैक्स फ्री करना गलत है या तो प्रतिबंध लगाना गलत है। दोनों तरह की सोच है। एक सोच टैक्स फ्री को जायज बताती है, एक सोच बैन करने को जायज बताती है, और उसी तरीके से वाइस वर्सा यानी गलत ठहराती है। प्रदेश की दो सरकारें अलग अलग फैसला लें एक ही विषय पर, न सिर्फ फैसला अलग अलग हो बल्कि परस्पर विरोधी भी हो, तो बात सिर्फ फिल्म की नहीं रह जाती। उत्तर प्रदेश की सरकार टैक्स फ्री कर रही है द केरला स्टोरी को, पश्चिम बंगाल की सरकार उस पर प्रतिबंध लगा रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी द केरला स्टोरी को कर्नाटक में चुनाव का मुद्दा भी बना रहे हैं। यह कैसा लोकतंत्र है जिसमें सरकारें फिल्म को लेकर आमने सामने हैं। माना कि फिल्म कुछ गलत फिल्माया गया है, माना कि इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाने वाली शक्तियां क्या इतनी कमजोर हैं? क्या सरकार सौहार्द बनाए नहीं रख सकती? क्या लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं के समक्ष मजबूती से खड़ा नहीं रहा जा सकता? यानी हम, देश की आवाम, देश की जनता, वो लोकतंत्र जिसको आवाम ने बनाया है ऐसा कहा जाता है, ये क्या इस चीज को, इन परंपराओं को, लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाकर नहीं रख सकती? हो सकता है अगर लोकतंत्र को लेकर के आपकी समझ और वास्तविक स्थिति में कुछ फर्क हो। अगर लोकतंत्र सच्चा है, सच्चा होगा, जनता के सच्चे बहुमत से सरकारें चुनी जाएंगी, तो वह जवाबदेह भी होंगी। मगर आजाद हिंदुस्तान में ऐसी सरकारें बनती गिरती या फिर बनाती गिराती जाती रही हैं जो सांसदों के बहुमत वाली हो। सांसद स्वयं क्या बहुमत से चुनकर आते हैं? हमने बहुत बहुमत की सही परिभाषा ही नहीं गढ़ी। फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने बहुमत की सही परिभाषा ही नहीं गढ़ी। जनता का वोट जिसे सबसे ज्यादा मिलता हो वह बहुमत वाला नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? जिनके पास सांसद ज्यादा हो वह सरकार के लायक माना जाता है, भले ही वो सांसद उनके अपने जीते हुए क्यों ना हो, जीते हुए नहीं भी हो, वो जुगाड़ से ले आवे, कहीं से बहुमत जुटा ले। खरीद फरोख्त, दल बदल आदि घटनाएं इन्हीं सांसदों के प्रभुत्व वाले लोकतंत्र के कारण है। तो मैं बात तो कर रहा था केरला स्टोरी की। आप भी सोचेंगे बात केरला स्टोरी की कर रहे हैं और पहुंच गए लोकतंत्र पर। केरला स्टोरी लोकतंत्र से सीधा सीधा जुड़ा हुआ मामला है। डेमोक्रेसी हमारी कैसे रहेगी जब सरकारें परस्पर विरोधी निर्णय लेंगी एक ही सवाल पर, और हर सरकार का दावा है कि वो जनता के वोट से जीत कर आई है। जनता के वोट से जीत कर आएंगी तो जनता की राय हर प्रदेश में अलग अलग थोड़े होंगी। जनता की राय हमेशा सही होती है, सत्य का रास्ता होता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश सिकरवार जी।
जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यदेव चौधरी जी रोज की तरह आज भी हमारे साथ चर्चा में हैं। थोड़ी देर में और भी प्रबुद्ध लोग जुड़ेंगे जो इस चर्चा को बहुमूल्य बनाएंगे। मैं सबसे पहले राजेश सिकरवार जी के पास आना चाहता हूं। जी राजेश सिकरवार जी, जी सर। आपने द केरला फिल्म स्टोरी के बारे में क्या बातें सुनी हैं? सर ये सुना है हमने कि जो हाँ धर्मांतरण हो रहा है बलपूर्वक या बहला फुसला करके बड़ी इनिशियल स्टेज से लड़कियों का, विशेष तौर से हिंदू हैं, क्रिश्चियंस हैं, उन लड़कियों को प्राइमरी स्टेज से ही स्कूलों में उनके जो मोमनन कम्युनिटी के जो बच्चों के द्वारा उसको मैनिपुलेट करके उनको ब्रेन वॉश करके वो ये इस्लाम धर्म की तरफ मोड़ने के लिए इस तरह से उनको किया जा रहा है ताकि वो एक्सेप्ट कर लें इस्लाम धर्म को, इसमें बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म बेकार है, कुछ नहीं है जी इसमें, जी ऐसा कुछ। जी जी। तो और राजेश सिकरवार जी, जी आपने इस फिल्म में जो बातें दिखाई गई हैं उसको आपने बताया कि जी ऐसी बातें इस फिल्म में दिखाई गई हैं, जी और तब ऐसा क्यों है? अगर ये बातें पूरी तरह से सही है, एग्जाम्पलरी कुछ एक दो एग्जाम्पल ना हो करके आम बात है कि एक संप्रदाय मुस्लिम समुदाय के लड़के हिंदू समुदाय की लड़कियों को आ, किसी तरीके से ट्रैप में लेते हैं, लव जिहाद करते हैं। अगर ये एकदम आम बात है तो ऐसा क्यों है कि हमारे ही देश की अलग अलग सरकारें इस फिल्म पर अलग अलग फैसले ले रही हैं? कोई इसको टैक्स फ्री कर रहा है, कोई इस पर बैन लगा रहा है। आपके विचार में ऐसा क्यों है? हमें तो सर ये लगता है कि वैसे तो ये जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आमतौर चर्चा या डिबेट में चलती रहती हैं, रोजाना आजकल चल रही हैं कि ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण का जो इल चल रहा है हमारे देश में, इसमें दूसरे जो तमाम सारे जो दल हैं इसमें उन हर एक का उद्देश्य है किसी तरह से मोमनन वोट्स को कैप्चर किया जाए। तो उसके लिए अगर वो अदरवाइज भी कर रहे हैं तो उस पर आंख बंद कर रहे हैं। वो उन्हें मालूम है अगर हम इनके चलिए, अगर इनके आपके उसमें आपके अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आ गए कि जी इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण का दौर चल रहा है। जी मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूँ इसी बात को लेकर के कि मुसलमानों की आबादी तो 20% भी नहीं है पूरे देश में। मुसलमानों का वोट लेकर कोई सरकार बना सकता है क्या इस देश में? तो फिर तुष्टीकरण तो हिंदुओं का होना चाहिए, और जब बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा जा रहा है तो तुष्टीकरण तो हिंदुओं का ही हो रहा है। आप क्या राय रखते हैं सत्यदेव चौधरी? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनिल गुप्ता जी। और सत्यदेव चौधरी साहब अपने धन्यवाद प्रेम जी। आप अनम्यूट कर लेंगे, म्यूट हैं आप जी। तो धन्यवाद करते हुए आपका, मैं आपको ये कहना चाह रहा था कि केरला स्टोरी जिसको आप फिल्म बता रहे हैं मैंने नहीं देखी। मुझे तो अभी थोड़े टाइम पहले तक भी ये नहीं समझ में आया कि ये केरला स्टोरी कोई फिल्म है, या मेरे अनुमान में तो ये था कि भी केरला की कोई ज्योग्राफिकल स्टडी, सामाजिक या शिक्षा के ऊपर या ऐसे कोई सामाजिक कार्यक्रम के ऊपर ये कोई स्टोरी चल रही होगी। लेकिन थोड़े टाइम के पहले मुझे पता लगा कि ये कोई फिल्म है और इसके अंदर कोई हिंदू मुसलमान का तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, नफरत और डर के बारे में, इसके बारे में बताया गया है। और मुझे ये भी, मैंने फिर एक दो कुछ लोगों के कमेंट सुने, कुछ वीडियो सुने, कुछ और समझने की कोशिश करी मैंने इसके ऊपर, तो मेरी समझ में तो अभी तक यही आया कि यह सच्चाई से बहुत दूर 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 तक भी इसमें कहीं कोई सच्चाई इसमें नहीं है। और अगर मान लीजिए कहीं कोई एक आध केस के अंदर कोई अपवाद होगा भी, तो 32,000 से शुरू करके अपने आप ही कुछ हजार के ऊपर आ गए, फिर कुछ 3 के मैं ऊपर आ एक गए। बात जोड़ना चाहता हूँ, चौधरी साहब आप अपनी बात जारी रखेंगे। जी लव जिहाद को लेकर संसद में भी प्रश्न पूछे गए थे।
और हमारी ही सरकार में अमित शाह जी। जी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने वो रिपोर्ट पेश की थी। उन्होंने कहा था कि लव जिहाद का एक भी मामला देश में नहीं है। लव जिहाद टर्म ऑफिशियल नहीं है, हम इस शब्द से परिचित नहीं है। जब लव जिहाद ऑफिशियल नहीं है, लव जिहाद का एक मामला केस में नहीं, खुद नरेंद्र मोदी जी की सरकार सदन में कह रही है, तो इस फिल्म को इतना प्रमोट क्यों किया जा रहा है, एक सवाल बनता है। इसलिए मैंने आपसे थोड़ा सा हस्तक्षेप किया। हाँ, तो यही तो बात है ना। ये देखिए, सारे का सारा मामला जो भी है, ये एक पुष्टिकरण, ध्रुवीकरण और वोटों के लिए चुनाव जीतने का एक षड्यंत्र है। और मेरे को समझ में नहीं आया कि हमारा जो ये जिस तथाकथित जो हिंदू समाज है, इस हिंदू समाज की मानसिकता भी इतनी कमजोर है कि वो जरा सी किसी झूठी बात के षड्यंत्रों के ऊपर भी बहक जाते हैं या उसको सच मान के बैठ जाते हैं। लेकिन अगर मैं मान आपको लीजिए थोड़ा सा मेरे हिसाब से करेक्ट करना चाहूंगा कि हिंदू समाज की मानसिकता इतनी भी कमजोर नहीं है जितनी बताई जाती है। आज देखिए ना, हिंदू समाज हमेशा कट्टरता के खिलाफ खड़ा रहा है, सहिष्णुता का भी प्रतीक रहा है, विभिन्न तरह के आक्रमणों को भी झेला है और विभिन्न चुनौतियों का भी हिंदू समाज ने सामना किया है। आज भी जो लोग एक धारा में नफरत की भाषा बोल रहे हैं, उनके साथ हिंदू समाज खड़ा तो नहीं, बहुत कम लोग उनके साथ खड़े हैं। जी, मैंने मान लिया आपकी बात को कि इसका इतिहास इतना कमजोर नहीं है और ना ही ये ऐसे भ्रमित लोग हैं, लेकिन आज की राजनीतिक व्यवस्था में तो किसी तरीके से ये मूर्ख बने हुए हैं ना। अब वो किस तरह का जी। षड्यंत्र है, किस झूठ के ऊपर आधारित है, अब ये तो देखिए एक राजनीतिक विषय हो गया। और मैं इस विषय पर आऊंगा चौधरी साहब कि कैसे जी, इस राजनीतिक व्यवस्था में लोग मूर्ख बन रहे हैं। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, पूरे प्रजातंत्र में लोग कैसे मूर्ख बन रहे हैं, इस विषय पर मैं आऊंगा। आप बहुत गंभीर बात कर रहे हैं। मैं जोड़ लेता हूं अनिल गुप्ता जी को, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे सीनियर रहे हैं, मैंने आपके साथ काम किया है। अनिल गुप्ता जी, हमारा सौभाग्य कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल गुप्ता सर, आप इस विमर्श को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आवाज मिल रही होगी मेरे ख्याल से, अब तस्वीर भी क्लियर है। आवाज जी। आपकी बहुत हल्की मिल रही है, मुझे सुनने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, जुड़ने में भी थोड़ी अच्छा कठिनाई हुई, एरर शो कर रहा अच्छा था। कोई बात नहीं, अच्छा, वो तकनीकी गड़बड़ी है। जो भी स्थितियां और परिस्थितियां मुझे हैं लगता उसमें ही है बात करेंगे। मैं आपको अच्छे से सुन पा रहा हूं, हमारे दर्शक भी आपको सुन पा रहे हैं, और मैं थोड़ी लाउडली जी बोल रहा हूं ताकि आपके कानों तक आवाज जाए कि ये जो जी डेमोक्रेसी जिसमें हम रह रहे हैं, एक फिल्म पर दो सरकारें अलग अलग व्यू पॉइंट्स लेकर सामने आ जाती हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? जिन डेमोक्रेसीज में लोकतंत्र की बहुत खराब स्तर है, उसमें भारत बहुत निचले पायदान पर है। वीडेम ने जो की रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें जी, भारत का स्थान 108वें नंबर पर है, खासतौर से जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है उसमें। तो कहाँ गुप्ता जी ये जो गुप्ता जी आप पॉलिटिक्स ऑफ विदेशी पोलराइजेशन है। गुप्ता जी, आप जी, विदेशी रिपोर्ट पर विश्वास करते हैं, आप तो राष्ट्रवादी हैं ही नहीं, आप क्यों विदेशी रिपोर्ट पर विश्वास कर रहे हैं? अरे हम तो जब भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, तो देशी विदेशी का क्या मतलब हुआ? क्या भारत में कोई काम कर रहा है? ये स्वीडन का एक विश्वविद्यालय है, उसका राजनीतिक विभाग, राजनीति शास्त्र विभाग, पॉलिटिकल साइंस का डिपार्टमेंट ये काम करता है। तो तो उस पर मगर अविश्वास प्रश्न करने है की बात नहीं गुप्ता है। जी, मैं मैं ये कहना क्षमा चाहता कीजिए, हूँ मैं कि क्षमा कीजिए, मैंने मुझे आपको बोलने दे, टोका। एक सेकंड दें, मुश्किल से 5 जी जी सेकंड जी दें। जी 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 प्लीज। मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन, जो खराब लोकतंत्रात्मक देश हैं, उनमें भारत अकेला देश नहीं है। ये पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन अन्य देशों में भी होती है, जहां लोकतंत्र का स्तर बहुत घटिया है। जी जी जी, तो मैं जोड़ना ये चाह रहा था अनिल गुप्ता सर के, ये जो आप कह रहे हैं ना कि
विदेश में हमारे लोकतंत्र की जो मान्यता है वो कम है, लेकिन हम तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र होने का दावा करते हैं। ये प्रश्न राजेश सिकरवार जी के पास ट्रांसफर करता हूं, क्योंकि अनिल गुप्ता सर बाहर हो गए हैं स्क्रीन से। तो राजेश सिकरवार जी, ये दुविधा क्या है कि हम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोकतंत्र भी हैं और साथ में हमारी ग्रेडिंग जो है दुनिया में 108वें नंबर पर है। देखिए सर, यहाँ हम लोग जो लोकतंत्र, हम लोग को घुट्टी में पिलाया गया है आज़ादी के बाद में, ये सब लोकतंत्र का मतलब है गंगा जमुनी तहजीब। मतलब हम सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जो भी देश में रह रहे हैं, सब गंगा जमुनी तहजीब के हिसाब से चल रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं हम लोग एक नहीं है क्या? खून अलग ये अलग सर है क्या? हम तो इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन जो इनको फैला, जो जिस तरह से जो केरला फाइल्स जो बनी है फिल्म, जिसमें जो कंसेप्ट लिया गया है कि जो हिंदू धर्म के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जगह जगह पर हो रहा है, पूरे देश में हो रहा है। मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि हम तो इस पर विश्वास करते हैं, हम का मतलब क्या? आप हमसे मतलब हिंदू, हिंदुस्तानी या हिंदू? तो आप हिंदू हमसे मतलब हिंदू, कर रहे हैं। हम जो तथाकथित हिंदू माने जाते कर रहे हैं, केवल हिंदू होकर बात करेंगे आप? नहीं सर, ऐसा है, जब पूरा देश, जैसे बसवदेव कुटुंबकम की बात होती है तो सब पे लागू होना चाहिए चीजें। एक ही ये तो है नहीं कि हिंदू तो उसमें विश्वास कर रहा है कि चलो वास्तव में सही कहा जा रहा है, गंगा जमुनी तहजीब के हम मानने वाले हैं, तो हम, हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब मिल करके आपस में प्रेम से रहेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने सभी को लेके चलेंगे साथ में। लेकिन क्या ये फार्मूला सिर्फ हमारे लिए है क्या? और बाकी जो ये बदमाशी कर रहे हैं, ये जैसे ये छोटी सी अब ये कश्मीर फाइल आई, उसी में जो पूरा हल्ला मच गया है, उसका विरोध शुरू हो गया है, बंद करो इसको बैन लगाओ, इसको बैन करो, यहाँ पे ये गलत है, इसके बारे में भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि ये सब जानबूझकर एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यही है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार नहीं करना चाहते। आखिर क्यों नहीं? जब भी कोई हिंदुओं के साथ संतों के ऊपर कोई चीज दिखाई जाती है, बड़े आराम से देखते रहते हैं, हजम कर जाते हैं उसको, या किसी सिख धर्म के ऊपर दिखाई जाएगी तो आराम से हजम करेंगे, लेकिन जब इनका ये ऊपर जब वास्तविकता दिखाई जा रही है, उसको एक्सेप्ट करने कोई तैयारी नहीं हो रहे हैं, बल्कि उसको छिपाने की कोशिश। राजेश जी, हम तो आपको थोड़ा सा काउंटर देंगे आपके विचार में। आज तो स्थिति ये है कि हिंदू धर्म सम्मेलन होता है और उसमें मुल्ले काटे जाएंगे बोला जाता है, उस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं होती है। आज तो उल्टा हो रहा है, तो इसको आप जायज ठहराएंगे? और जी बोलिए। नहीं सर, बिल्कुल गलत है ये। ऐसा नहीं है कि अगर इस तरह के कुछ चंद लोग हैं हिंदुओं में जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, कोई चंद लोगों की बात नहीं हुई। हिंदू धर्म सम्मेलन एक बड़ा सदन है जिसमें विद्वान लोग बैठते हैं। विद्वानों के श्रीमुख से अगर ऐसी बातें निकलेगी तो फिर लोगों में क्या संदेश जाएगा? फिर देश एक कैसे रहेगा? ये प्रश्न है, चिंता का है हमारे सामने। देखिए सर, अभी तक तो ये माना था, हिंदुओं ने ठेका ले रखा है सब चीजों का कि हमें सभी देश को सद्भाव बना के रखना है, बाकी किसी की जिम्मेदारी नहीं है। क्या ऐसे ही इसको स्वीकार करते जैसे पीछे चले आ रहे हैं 47 के बाद से अब तक, ये सब सारा का सारा दायित्व तो हमारा ही है, हिंदुओं का ही, कि वो बाकी कोई कुछ भी करता रहे, उनके ऊपर कुछ भी किसी तरह से व्यवहार करने के साथ। उठाया राजेश जी, मैं अनिल गुप्ता जी कट गए थे बातचीत में, अब फिर से शामिल हुए, मैं उनके पास दोबारा आता हूँ। क्या अनिल गुप्ता सर, हिंदुओं ने क्या ठेका ले रखा है? सवाल सीधा है राजेश सिकरवार जी का। सारे शांति दूत हिंदू ही रहेंगे क्या? प्रेम जी, आवाज ठीक से नहीं मिल रही आपकी। आपकी आवाज बहुत दुरुस्त है, सवाल सीधा है। राजेश सिकरवार जी पूछ रहे हैं कि क्या हिंदुओं ने ठेका ले रखा है कि शांति दूत यही बने रहेंगे और दूसरे मजहब वाले जो हैं मनमानी करेंगे? इसका सीधा सा जवाब है कि यदि हम मल का प्रसार करेंगे, गंदगी का प्रसार करेंगे, तो उससे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। ये तो विशुद्ध राजनीति है और ये ध्रुवीकरण की राजनीति है। यदि कोई समाज में दिक्कतें हैं, कमजोरियां हैं, कुरीतियां हैं, विषमताएं हैं, तो उसको दूर करने के दूसरे उपाय खोजे जाने चाहिए।
या कथा या प्रचार तंत्र का दुरुपयोग से तो ये समस्या हल नहीं होगी। हाँ, राजनीति के हित जरूर साधे जा सकते हैं। जी जी जी, आपने बहुत संक्षेप में और बहुत उपयुक्त उत्तर दिया है। मैं सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी साहब, अब आप उस प्रश्न पर लौटे जो आप प्रश्न पर नहीं बल्कि जवाब पर, जो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, हमारे देश में जो ये समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान की समस्याएं, अमीर गरीब की समस्याएं, आम नागरिक परेशान है, अमीर और अमीर हो रहा है, और ये जो हालात हैं इसके पीछे राजनीतिक व्यवस्था दोषी है, आप कह रहे थे। तो ये राजनीतिक व्यवस्था दूर कैसे, करेक्ट कैसे होगी, थोड़ा सा आप रोशनी डालें। देखिए, और सारी बातें तो जो भी हैं वो हैं ही, लेकिन अभी हम केवल हिंदू मुसलमान की बात कर रहे थे ये केरला स्टोरी के माध्यम से। अगर जैसा राजेश भाई साहब कह रहे हैं कि सारा ठेका हमने ही उठाया है क्या हिंदुओं ने, तो आप फिर इसका ये भी तो बता दीजिए कि ये जो 20% मुसलमान हैं देश के अंदर, ये मुसलमान बने क्यों? दूसरी बात, अब इन मुसलमानों का आप क्या करना चाहते हो? क्या करोगे आप? इनसे घृणा करके, इनसे नफरत करके, या इनका पोलराइजेशन करके आपने राजनीतिक लाभ तो खूब उठा लिया और उठाते रहिए। तो इनको तो एक बारी आपने हटा ही दिया ना, इनके वोटों की आपको जरूरत भी नहीं है, इनके वोटों के बिना आप सरकार बना सकते हो। तो क्या ये आपके देश के नागरिक नहीं है? और कुछ अपवाद हैं भी, मैं तो मान रहा हूं ना इस बात को कि वो हर समाज के अंदर, हर तरह के विश्वास के अंदर कुछ अपवाद तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे का सारे लोग, सारे का सारा वर्ग ही ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो ये एक राजनीतिक व्यवस्था के कारण ही ये सारी चीजें दिखाई जा रही हैं। नहीं तो अगर मान लो ये केरला स्टोरी, और आपने अभी सही कहा कि कहीं पर तो टैक्स फ्री दिखाई जा रही है, वो टैक्स फ्री पैसा जो है वो सरकार का, वो सरकार के कोई उनके अपने व्यक्तिगत खजाना है क्या उनका भी उसको टैक्स फ्री दिखाएंगे? क्यों दिखाएंगे? जिसको देखनी है वो टैक्स देके भी देखेगा, और कहीं पर इसको बैन किया हुआ है। तो जब एक चीज एक राज्य के अंदर तो बिल्कुल बहुत अच्छी है जिसको टैक्स फ्री दिखाया जा रहा है, ये क्या कोई समाज कल्याण की चीज है या कोई ऐसे बाल कल्याण की चीज है? इसको देखने से कौन से ज्ञान की वृद्धि हो रही है, कौन से आपका मानसिक स्तर मजबूत हो रहा है? आपस में सिवाय घृणा के तो और कुछ बात हो ही नहीं रही ना। और ये देखिए, जब ये राजनीति इसका कारण है, इसका मतलब ये है कि आपको घृणा करवा के, नफरत करवा के और एक ध्रुवीकरण करवा के आप केवल एक वर्ग के वोट लेके आप सरकार बनाना चाहते हैं। आप ना तो इनका कोई प्रतिनिधित्व देखना चाहते हैं, ना ही आप इसको सरकारी व्यवस्था में देखना चाहते हैं, और ना ही इनके वोटों से आप सरकार बनाना चाहते हैं। और एक सच्चाई और जाने आप कि बिना मुसलमानों के आप कोई भी काम, मैं एक साफ साफ कह रहा हूं आपको, कोई भी काम आप करके देखिए, करवा के देखिए। जी, मैं कई तरह के उदाहरण कारोबारी हैं, आप अपने अनुभव से ये बात बता रहे हैं सत्यदेव चौधरी जी, लेकिन मैं राजेश सिकरवार जी से काउंटर भी लेना चाहूंगा। राजेश सिकरवार जी, एक सीधा सा जो सत्यदेव चौधरी जी ने कहा वो मतलब ये है कि हमारा देश जो है सभी धर्म और समुदाय के लोगों से चलता है, चाहे कोई कंपनी चला लीजिए, इवन मंदिर भी जो हमारा चलता है वहां भी फल फूल और जो बेचने वाले हैं सारे लोग मुसलमान ही मिलते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि बगैर मुसलमान के तो हमारी जिंदगी नहीं चलती, गाड़ी का पहिया तक सारे मुसलमान हैं, मंदिरों को बनाने वाले सारे मुसलमान हैं प्रेम जी। जी देखिए देखिए, जैसे हमारे भाई साहब अभी बोल रहे हैं, जो जैसे टैक्स फ्री के मैटर में उन्होंने कहा अभी कि ये टैक्स फ्री करने की क्या जरूरत है, ऐसा क्या है इसमें, ऐसा क्या दिखाना है? जैसे कोई गवर्नमेंट टैक्स कर रही है, टैक्स फ्री कर रही है, कोई बेन लगा रही है, तो ये समझना होगा हमको। अगर टैक्स फ्री की तब की जाती है कोई चीज, इसमें कोई ऐसा कंसेप्ट है जो कि आम जनमानस को देखना जरूरी है, उसको प्रमोट करने के लिए टैक्स फ्री रियायती दर पे आम आदमी भी इसमें जाकर के देख सके
अगर गवर्नमेंट ने टैक्स फ्री किया है तो आखिर क्या लॉजिकली क्या है ऐसा, सो दैट कि ज्यादातर लोग उसमें जुड़ सकें और देख सकें। उसमें क्या है, किस तरह से टेररिज्म का भी एक कंसेप्ट है उसके अंदर है, खाली धर्मांतरण का ही नहीं है एंगल, उसमें एंगल ये भी है कि किस तरह से लड़कियों को किस तरह से मोटिवेट करके उनको बाहर ले जा करके उनको किस तरह टेररिस्ट के रूप में इनको कन्वर्ट करके और उनको जिहादी के रूप में यहाँ बम के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ये भी उसके अंदर ये जानना जरूरी है, ताकि अब जो परिवार हैं अपने बच्चों को जागरूक कर सकें, सो दैट के आगे ये चीजें रुके वहाँ पे। वहाँ की गवर्नमेंट को भी एक तरह से इनडायरेक्टली ये कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ जितनी गवर्नमेंट संबंधित है वो तो अपने यहाँ देखें अपने राज्यों में कि क्या हो रहा है, अगर हो रहा है तो आप लोग आंख क्यों मत किए हुए हैं। तो ये भी एक उसमें एंगल है, ये नहीं सिर्फ कह देना कि बड़ा आसान है कि साहब हिंदुओं को क्या क्या इस तरह से मुसलमानों को क्या कर लेंगे आप, या मुसलमानों को कैसे सुधार लेंगे, ये कह देना ही काफी नहीं है। और दूसरा सवाल ये है कि आपके प्रश्न पर थोड़ा सा मैं आपके डिस्क्रिप्शन पर मैं थोड़ी सी बात बोल दूं कि एक फिल्म के भरोसे क्या पूरी सरकार होती है कि एक फिल्म में दिखा दिया जाएगा तो सरकार को पता चल गया। अगर जो बात आप कह रहे हैं जो वास्तव में गंभीर है, तो लोकसभा में यही सरकार बोलती कि लव जिहाद नाम का कोई चीज ही नहीं, यही सरकार बोलती है। तो ऐसा क्यों है? जब कर्नाटक में चुनाव में वोट मांगना होता है, तब आप इस समय केरल स्टोरी चाहिए आपको, तो ये भी तो राजनीति का ही हिस्सा है, वोट बटोरने के लिए। जी देखिए सर, ये जो देश आजाद होने के बाद में जो कुछ इसमें इस तरह की जो खामियां धीरे धीरे पनपती गई, जो तुष्टीकरण की राजनीति चलते कि आज इतना बीभत्स रूप ले लिया है उसमें कि अब कोई कुछ करना भी चाहे तो आसानी से उसको आप लाइमलाइट में लाके नहीं कर सकते। धीरे धीरे ही अब उस सड़ांध को खत्म किया जा सकता है, और उसके लिए प्रयास चल भी रहे हैं। आप लोग भी देख रहे होंगे, सभी देख रहे हैं कि वर्तमान गवर्नमेंट किस तरह से स्टेप ले रही है और कैसे उसने कोऑर्डिनेशन अपने इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है, सो दैट कि वो जो भी चेंजेस ला रही है उसका विरोध बाहर से ना आए, तभी हम भीतर से अपने को करेक्ट कर पाएंगे। बाहर को भी संभालना पड़ेगा, और वो सब हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि अनिल गुप्ता जी के पास आऊं, सत्यदेव चौधरी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, उनको सुन लेते हैं, फिर मैं अनिल गुप्ता जी के पास आऊं। जी देखिए, ये जो भी बात भाई साहब बोल रहे हैं राजेश जी, इस फिल्म की सत्य की प्रामाणिकता क्या है? आप कैसे सिद्ध करेंगे कि भाई ये फिल्म जो बनाया गया है, जो दिखाया गया है, ये बिल्कुल सत्य के ऊपर आधारित है? ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे रोज जो सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के जो व्हाट्सएप के ऊपर झूठे मैसेज जाते हैं, और जिनकी अगर आप उसकी चेकिंग करेंगे, कार्रवाई उसकी पुष्टि करेंगे, तो 99% से ज्यादा झूठे निकलते हैं। और इसी प्रकार ये फिल्म जो केरला स्टोरी जो फिल्म है, ये भी सत्यता के ऊपर आधारित नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। अब फिल्मों का क्या है, आपका अधिकार है, जो मर्जी फिल्म दिखाते रहिए। ये बात कह रहे हैं कि मैं भी उसमें जोड़ता हूं कि ये फिल्म तो आमतौर पर मनोरंजन के लिए बनाई जाती है, लिख भी दिया जाता है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, ये सारी बातें लिख दी जाती है, लेकिन उसको सत्य के रूप में पेश करके राजनेता जो है इस्तेमाल करते हैं। मैं अनिल गुप्ता जी के पास वर्जन लेना चाहता हूं। आपने सुना, राजेश सिकरवार जी को भी सुना, सत्यदेव चौधरी जी को भी सुना। अनिल गुप्ता जी, क्या लगता है ये जो फिल्म को लेकर बातें हो रही हैं, एक जगह टैक्स फ्री हो रहा है, एक जगह प्रतिबंध हो रहा है, और यही सरकार, और भी आप उदाहरण ले सकते हैं, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी तो केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान में बैन कर दिया था। द केरला फिल्म आई तो अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने बैन कर दिया, या फिर यूपी ने टैक्स फ्री कर दिया, या फिर कर्नाटक के चुनाव में इसका उपयोग किया गया। ये सारी चीजें हैं, तो ये पूरी बातें तो घूम फिर करके एक राजनीति का विषय ही तो रह जाती हैं। अनिल गुप्ता जी। बिल्कुल प्रेम जी, आप ठीक कह रहे हैं। इस फिल्म के माध्यम से राजनीतिक संघर्ष हो रहा है, ये स्पष्ट है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सत्यदेव जी जो इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं, उनका ये सवाल उठाना सही है, लेकिन मैं उससे एक कदम आगे जाके ये कहना चाहूंगा कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह किसी सत्य घटना पर आधारित फिल्म है अथवा नहीं। मेरी राय में, मेरा दृष्टिकोण में, इन माय ओपिनियन,
ऐसे विषयों पर फिल्म बनाई ही नहीं जानी चाहिए जो शाश्वत सत्य के सिद्धांतों को विरूपित करते हों, उनके विरुद्ध हों। क्योंकि जो थ्योरी ऑफ मास कम्युनिकेशन है, उसमें यह है कि जो अच्छे उच्च जीवन मूल्य हैं, आदर्श हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कथा, फिल्म, नाटक, इस इत्यादि माध्यमों का, जो प्रचार माध्यम जिनको आमतौर पर कहा जाता है, उनका उपयोग करते हैं। तो इससे, इस फिल्म से कोई भी उच्च जीवन मूल्य स्थापित नहीं हो रहा है। इस फिल्म से स्पष्ट है कि ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, राजनीतिक हित साधे जा रहे हैं। इसलिए मैं तो पश्चिम बंगाल सरकार की सराहना करना चाहूंगा, उन्होंने अपने यहाँ इसको टैक्स फ्री नहीं किया या किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध लगाया, ये ठीक है। मैं सत्यदेव चौधरी जी की इस राय से भी सहमत हूँ कि इस फिल्म से कोई बड़े हित, कोई बड़े राष्ट्रीय हित नहीं साधे जा रहे, इसलिए इसको टैक्स फ्री करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी राय में तो ये फिल्म ही नहीं बननी चाहिए। जी जी, अनिल गुप्ता जी, आप चूंकि पत्रकारिता के शिक्षक रहे हैं, इसलिए जन संचार माध्यम से जुड़े हुए उद्देश्यों को आप समझते हैं और उस हिसाब से आपने एक कसौटी पर इसको सही नहीं पाया। ये आपकी राय है, यह भी आपने कहा। हालांकि मैं अपनी बात कहूं तो मैं प्रतिबंध के पक्ष में कभी नहीं रहता, और अगर कोई बात मान लीजिए नैतिकता के विरुद्ध है, कोई फिल्म आपके हिसाब से सब्जेक्ट पर बनी हुई है और सही नहीं है, तो उसको इग्नोर करिए। आप नहीं देख सकते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाना तो कोई रास्ता नहीं होता। मैं तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर भी प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हूँ, मैं द केरला स्टोरी पर भी प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हूँ। जिसको देखना हो देखे, न देखना हो न देखे। लेकिन समस्या यहाँ आती है कि जब सरकार किसी चीज को एंडोर्स करने लगती है तो लोग भ्रमित हो जाते हैं। बस छोटा सा कमेंट अनिल गुप्ता जी, फिर मैं इसी बात को लेकर के राजेश जी के पास जाऊँ। जी, ये आपका विचार हो सकता है प्रेम जी, लेकिन हमने बचपन से अपने शिक्षकों से सीखा कि हमें अपराध कथाएं नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि उनका दुष्प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। ये अपराध कथा का ही तो प्रचार प्रसार है। यदि मान लें कि ये सच्ची अपराध कथा है तो भी इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। प्रचार प्रसार किसका होना चाहिए, ये हमारे मनीषी विद्वान तय करते हैं, सही माने में शिक्षक करते हैं, और मैं पत्रकार को भी शिक्षक ही मानता हूँ। केवल अंतर इतना है कि शिक्षक क्लासरूम में उसका जो विस्तार होता है, उसकी सीमा होती है, क्लासरूम होती है, और पत्रकार विश्व स्तर पर कार्य करता है। पूरा विश्व उसके लिए ही कक्षा होता है। इसलिए आप देखिए, मेरी दृष्टि में तुलसीदास बहुत अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने शाश्वत जीवन मूल्यों की स्थापना के लिए रामचरितमानस जैसे ग्रंथ का सृजन किया। क्या ऐसी पत्रकारिता हो रही है? क्या ये फिल्म ऐसी पत्रकारिता का उदाहरण है? जी जी, मैं तो राजेश कहीं ना कहीं जी के पास मैं इस आता हूँ पक्ष में हूँ उसी कि सवाल को नियमन लेकर। होना चाहिए कि क्या क्या दिखाया जाए मास स्तर पर। जी जी, हाँ, नियमन की व्यवस्था है अनिल गुप्ता जी, हमारे यहाँ सेंसर बोर्ड भी है, नियमन किया भी जाता है। बहुत सारे दृश्य इसमें भी काटे और हटाए गए हैं। तो मैं अब राजेश शिकरवार जी के पास में उसी प्रश्नों को टॉस करता हूँ जो मैंने भी रखे और अनिल गुप्ता जी भी रखे। जी राजेश। देखिए सर, ऐसा ऐसा है, सच्चाई ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे कश्मीर फाइल्स के मैटर में अगर हुआ, क्या ये सच्चाई नहीं थी? क्या वहां से कश्मीर से हिंदुओं को मार करके रातों रात खदेड़ा नहीं गया था? 3.5 लाख हिंदुओं को वहां से नहीं भगाया गया? क्या कोई झूठी खबर थी? या अगर कश्मीर फाइल उसकी ऊपर बना दी गई है और सच्चाई से अगर आज जनता देख रही है उसको केवल ये कह देना जैसे एक ही चश्मे से कि साहब ये जो है देखिए विस्मरण हो रहा है, ऐसी चीजों को नहीं दिखाना चाहिए, ये कहाँ का उचित रहा? अरे कुछ घटा है, गलत घटा है तो क्यों नहीं जाना चाहिए? आखिर ये फिल्में किस लिए बनती हैं? ये सच्चाई कहीं ना कहीं चीजों तथ्य जो समाज में घट रहा है उन्हीं पे फिल्में बनती हैं ये। और सवाल इसका है कि इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए?
ये जो डिबेट होती है यहाँ पे न्यूज़पेपर में, आपकी खबरें आती हैं और आपका जो ये टीवी पे आती हैं, हम लोग आके इसमें जो एक बाल की खाल तक निकाल के रख देते हैं ये लोग, तो तब तो कोई किसी को बुरा नहीं लग रहा। वहां भी तो हो रही है ये सब चीजें, क्यों हो रही हैं? ये चल रही है इसलिए कि वहां आदमी जाने इन चीजों को क्या चल रहा है, तो उसमें कोई हमारे ख्याल से कोई ऐसा कोई बुराई नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अगर अगर सत्य किसी को कड़वा लग रहा है अगर, तो फिर ये उनका दोष है कि क्यों कड़वा लग रहा है, तो जानना चाहिए और तभी सुधार होगा। हमारे समाज में हो चाहे सरकार में हो, तब जब अगर वो सच्चाई सामने आने की वो दबाया जाएगा, जो चीजें चल रही है और आज से नहीं चल रही है, ये काफी समय से चल रही है और लगातार खबरें आती रहती है, उनको दबाया जाता रहा है केवल अपनी तुष्टिकरण की नीति के चलते। चलिए राजेश जी, आपकी बात हम मान लेते हैं, संख्या पर तो मैं सहमत नहीं हूँ 3.5 लाख वाले पर, लेकिन कश्मीर में एट्रोसिटीज हुई ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि हमारी सरकारें केंद्र में भी थी, राज्य में भी थी। राज्य में राज्यपाल जगमोहन जी थे जिन्होंने कश्मीर के लोगों को कहा कि आप जम्मू में चले जाओ, उन्होंने कहा, स्टेटमेंट दिया, और लोग जम्मू में गए, शरणार्थी बने और उनकी वापसी के लिए आगे कभी कोई प्रबंध नहीं किया जा सका। जो आतंकवाद का युग रहा उसमें कोई पार्टी अपने आप को बरी नहीं कर सकती। तब भी जनता दल की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, तीसरे मोर्चा के लोग थे उसमें, वामपंथी भी थे उसमें, सब लोग सरकार में थे, और कांग्रेस का भी इसके अलावा इसके आगे और पीछे सरकारें रही। कोई सरकार जम्मू कश्मीर में इस जिम्मेदारी से नहीं बच सकती कि वो सत्ता में रहते हुए उन्होंने इन चीजों को होने दिया। ये बात मैं रखते हुए सत्यदेव चौधरी जी के पास आना चाहता हूं। चौधरी साहब, आप फिर से व्यवस्था के प्रश्न पर आइए। ये राजनीतिक व्यवस्था कैसे ठीक होगी? हम तो सारी सरकारों को देख रहे हैं, इन जो विभत्स रूप है इस देश में जो नहीं होने चाहिए उसके लिए वो जिम्मेदार रही है। क्यों? क्योंकि उनकी वोट उनकी सरकार बन जाती है सांसदों के खरीदने फरोख्त करने से। उनको तो जनता के वोट से मतलब ही नहीं है। आज एक तरह की शैली चल रही, कल किसी और तरह की शैली चल रही थी। सांसद 2 एमएलए लेकर के सरकार बन जाती है। सांसद आपके पास 272 नहीं है तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कहीं से जुगाड़ करके लाओ और सरकार बनाओ, चाहे आप खरीद फरोख्त कर लो, चाहे दलों को तोड़ लो, जिसके खिलाफ लड़े हो उसको लेकर के सरकार बना लो। ऐसी व्यवस्था जब सरकार ही भ्रष्ट तरीके से बनेगी तो फिर ये जनता के प्रति जवाबदेही क्यों रहेगी? उन तरीकों के प्रति जिससे भ्रष्टाचार हुआ, जिससे सरकार बनी, उसके प्रति जवाबदेही होगी। जी चौधरी साहब। देखिए, मैं आपके सामने 2 बात रखने की कोशिश करूंगा और वो भी बहुत ही संक्षेप के अंदर। पहली बात तो यह है कि मान लीजिए हम राजेश जी की बात को मान लेते हैं कि ये सच्चाई है, कश्मीर केरला स्टोरी जो है ये एक सच्ची घटना है, तो भी क्या इस स्टोरी से समाज के अंदर घृणा, नफरत और ध्रुवीकरण नहीं हो रहा? तो इस सच को दिखाने से अगर हमारा थोड़ा समाज के अंदर घृणा और नफरत और ये ध्रुवीकरण का वातावरण कम होता है तो इसको दिखाना क्या जरूरी है? और यदि आपने इसको दिखाना भी है सच को, तो फिर आप इसका समाधान भी बताइए ना। ये तो है नहीं कि सारे के सारे लोगों ने ऐसा कर दिया इस काम को, कुछ लोगों ने किया होगा, तो उन लोगों को पकड़ के आपने क्या उनके ऊपर मुकदमा चलाया, क्या उनको सजा दी, और भविष्य के अंदर ये काम कैसे ना हो इसका कोई समाधान आपने ढूंढा क्या? नंबर 2 बात जो मैं बात करना चाहता हूँ समाधान की, तो देखिए एक इसका राजनीतिक समाधान यही है कि आप जब चुनाव के अंदर हिंदुओं को मुसलमान का वोट लेना पड़े और इसी प्रकार मुसलमान को भी हिंदुओं का वोट लेना पड़े तभी वो जीत पाए। जब तक आप ऐसी राजनीति नहीं करोगे तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं है और आने वाले टाइम में ये समस्याएं और ज्यादा बढ़ेंगी। और अब हिंदुओं का और मुसलमानों का वोट कैसे लिया जाए एक दूसरे के जीतने के लिए, इसके ऊपर मैं आपको एक सत्य बहुमत की राजनीति का विचार बता देता हूं कि आज की हमारी राजनीति है सांसदों के बहुमत से सरकार बनाने की। हमने सांसद चुने, लेकिन हमने सांसदों को इसलिए नहीं चुना कि वो सरकार का बहुमत बनाएंगे। ये कहीं पर भी कोई इसका वर्णन स्पष्टीकरण नहीं है कि हमने सांसदों को इसलिए चुना कि वो सांसदों के बहुमत से सरकार बनाएंगे। तो ये जो इसका एक राजनीतिक निवारण है वो ये है कि आप मतदाताओं के बहुमत से सरकार बनाइए। जिसको वोट ज्यादा मिले वो सांसद जीता,
और जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलके जिस राजनीतिक पार्टी को उसका बहुमत से सरकार बनाने का अधिकार मिले। जब ऐसा होगा तो आपको हिंदू का भी वोट चाहिए, मुसलमान का भी वोट चाहिए, हर जाति का वोट चाहिए और हर वर्ग का वोट चाहिए। अगर आप ये सांसदों के बहुमत से जब तक सरकार बनाते रहेंगे, विशेष रूप से कम मैं आपको ये कह सकता हूं कि हिंदू और मुसलमान और जाति ये झगड़े आपके समाप्त हो ही नहीं सकते। आने वाले टाइम के अंदर और ज्यादा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ेंगे और जब ये झगड़े बढ़ते रहेंगे तो 75 साल आपने बिता दिए और 75 साल के बदले में और कितने भी 75 साल बिताते रहना, आप सिर्फ और सिर्फ झूठे नारे, झूठे भाषण और इन्हीं आश्वासनों के इर्द गिर्द घूमते रहना। कोई विकास होने वाला नहीं है, कोई गरीबी मिटने वाली नहीं है, कोई महंगाई बेरोजगारी से भी आपका पीछा छूटने वाला नहीं है। और चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इसका भी कोई अच्छा आपको इसके ऊपर अच्छा कार्यक्रम मिलने वाला नहीं है। तो जब तक आप सत्य बहुमत की राजनीति से समर्थन देके इसका समर्थन देके इसको नहीं स्थापित करेंगे, तब तक ये सारी के सारी इसी तरीके के झूठे प्रपंच, झूठे षड्यंत्र, कहीं कोई भ्रमित होता रहेगा, कहीं कोई बोलेगा, कहीं कोई इसके विपक्ष में बोलेगा। जी सत्यदेव चौधरी साहब, आपने एक आज की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी जो खामी है उसके साथ साथ एक विकल्प भी सुझाया है। और जनता के बहुमत वाली सरकार हो कैसे होगा, कैसे हो सकता है, ये एक बात है। अनिल गुप्ता जी, क्या लगता है, आप कितना सहमत हैं सत्यदेव चौधरी जी से? काफी सत्य के निकट हैं। चौधरी साहब का विचार अच्छा है। तो मेरा अपना विचार यह है कि जो वर्तमान संसदीय लोकतंत्र है इसमें पॉलिटिकल पार्टी समाप्त होनी चाहिए। जनता सीधे अपने लोगों को चुने और बहुमत के बजाय बहुमति ऐसी हो जो सुमति हो, क्योंकि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। तो बहुमत के बजाय बहुमति की गंगा बहनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम विघटन को प्रमोट करता है, कभी जाति के आधार पर, कभी धर्म के आधार पर, कभी भाषा के आधार पर, आदि आदि जितने भेद हो सकते हैं। जाति के बाद उपजाति के भी भेद शुरू हो जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम समाप्त हो। गांधी जी ने भी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा था कांग्रेस का विसर्जन कर देना चाहिए और लोक सेवक संघ की स्थापना होनी चाहिए। मैं उस विचार का समर्थन करता हूं। और सर्वाधिक आवश्यक यह है कि जनता को सुशिक्षित किया जाए, राष्ट्र के प्रति अनुराग और प्रेम उसमें जागृत किया जाए। आज आम जनता को कोई मतलब नहीं है और ये जो लोकतंत्र है ये दिखावटी लोकतंत्र है, इसमें लोग कहीं नहीं है। ये पूंजीवाद का एक बहुत सुंदर आवरण है लोक के आधार पर। इसमें ये इट इज ए फाइन मेस। ये बहुत खूबसूरत तरीके से जनता को दिया जा रहा धोखा है। ये गलतफहमी की शिकार है कि अब ये सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए काम करती है। जी जी, आपने जो कुछ भी कहा, मैं राजेश सिकरवार जी से पास आना चाहता हूं। आप इस बारे में अपनी राय रखें। देखिए साहब, ये तो कहना बड़ा आसान है कि साहब महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अब कांग्रेस को खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। लेकिन सवाल ये है, ये भी उतना ही बड़ा सही सत्य है ये कि जब देश आज़ाद हुआ था तो ये था कि धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था और उसके बाद भी जो गलतियां की गई शुरुआती दौर से उसका नतीजा हम आज हम लोग भुगत रहे हैं। ये जो डेमोग्राफी का लेना चाहिए राजेश जी, मेरा जब ये बात आती है तब मैं टोकता हूँ कि धर्म के आधार पर हमारा देश का विभाजन हुआ था। इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा देश का विभाजन नहीं हुआ था, धर्म के आधार पर हमसे पाकिस्तान अलग हुआ था। हम तो सभी धर्मों के साथ थे ही, हम धर्म के आधार पर नहीं बटे थे, हमसे पाकिस्तान धर्म के आधार पर बटा था। जी ऐसे कह लीजिए कैसे भी। और उसमें मूक सहमति जो उदारवादी थे
ऐसा नहीं है कि अगर एक मेजॉरिटी पोर्शन होता है इसके फेवर में कि साहब ये डिवीजन नहीं होना चाहिए धर्म के आधार पर, तब शायद ऐसा नहीं होता। लेकिन कुछ तो जो लोग थे इसमें समर्थक थे, बाकी सब उनके साथ में लगे हुए थे। यानी किसी ने खुलकर उनका विरोध ही नहीं किया। जो इस तरह के जो लोग थे, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको इस तरह का मौका मिला और वो अपने उद्देश्य में सफल हुए और धर्म के आधार पर उन्होंने पूरा देश ले लिया अपनी जनसंख्या के आधार पर। तो सीधी सी बात है, हम लोग इतने उदारवादी, यानी हिंदू या सिख भी लीजिए, बौद्ध ले लीजिए, जैन ले लीजिए, एक पूरा हिंदू कम्युनिटी थी, वो इतने उदारवादी थे और आज भी हैं। तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, चलो कोई बात नहीं, जो फिर भी उन्होंने कहा भाई रह जाओ, जो इनकी इच्छा है यहीं रह जाइए आप। और उसका उदारवादता का नतीजा बहुत रहे हम आज, कि आज जो डेमोग्राफी चेंज देख रहे हैं, हमारे यहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है जो बाहर से, जिसके चलते समस्या पैदा हो रही हैं। सवाल आज ये है कि इन पर रोक कैसे लगाई जाए। हमारा देश में हमारे नागरिक उस समय जो थे डिवीजन के समय, आज वो बाहर से इन्फिल्ट्रेशन के जरिए कितने लोग आ रहे हैं लगातार। सवाल ये है कि वो कैसे रुकें, क्योंकि ये हमारी जानबूझकर षड्यंत्र के तहत विदेशी षड्यंत्र समझ लीजिए, या देश के अंदर में जो कुछ खास लोग अपने आज चला रहे हैं। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और देश के हर नागरिक के लिए चिंता का विषय है कि इन्फिल्ट्रेशंस हो रहे हैं। ये एक सच्चाई है, इन्फिल्ट्रेशंस रुकने चाहिए। और जो भी, लेकिन इतिहास को सही करने के चक्कर में आज हम वर्तमान को खराब नहीं कर सकते, ये भी महत्वपूर्ण बात है। हम ऐसे कदम बतौर सरकार न उठाएं जिससे नफरत बढ़े, जिससे समस्या गंभीर हो, बल्कि सरकार रहते हुए इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है इस पर सोचा जाए। जी सत्यदेव चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। जी देखिए, जब आप एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इन सिखों को आप क्या मानते हैं? हिंदू। तो सिख तो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। देखिए, आपको मुसलमानों को भी हिंदू मानने लग जाओगे। अगर वो मुसलमान आपको वोट देने लग जाएं तो आप तो उनको भी हिंदू मानोगे। ये सारा झगड़ा तो वोट का ही है, और आप फिर हिंदुओं को भी भूल जाओगे। लेकिन सिख तो नहीं मानता ना अपने आप को हिंदू। सिख तो कह रहा है खालिस्तान बनेगा। अगर आप हिंदू राष्ट्र बना सकते हो तो खालिस्तान भी बनेगा, फिर कोई और वर्ग भी खड़ा हो जाएगा, वो भी कहेगा जी ऐसे बड़ा प्रश्न है कि हिंदू इस तरह की सदाशयता लेकर के जी आपको एक समाधान के ऊपर तो आना पड़ेगा ना। और अगर आपको मान लीजिए आज इन मुसलमानों की समस्या लगती है, तो फिर आपको भी तो 10 साल हो गए इस हिंदू के ऊपर विश्वास करने वाले राजनीतिक दल को 10 साल हो चुके हैं। तो कोई समाधान तो बताइए, या खाली यही घृणा, ध्रुवीकरण और नफरत की राजनीति ही समाधान है इसका? या फिर इसके साथ में तो देखिए हिंदुओं को भी तो नुकसान हो रहा है ना। इस ध्रुवीकरण से किसी को फायदा किसी को नहीं हो रहा है। सब डर के वातावरण में आ गए सब लोग। हिंदू भी डर रहा है, मुसलमान भी डर रहा है। हो सकता है कुछ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग ना डर रहे हो, या उनको कोई फायदा होता हो, राजनीतिक लाभ या किसी और तरह का लाभ हो रहा होगा, लेकिन इससे लाभ किसी समाज के किसी वर्ग को लाभ नहीं है। जो शांति से जीना चाहता है वो इससे सहमत नहीं है इस बात से। अब समाधान की तरफ भी तो आइए ना। फिर खाली ये कश्मीर फाइल जी चौधरी साहब, आपकी आवाज भी गड़बड़ा रही है, समाधान नहीं हो गया। हाँ, तो खाली आपकी बात पूरी हो गई है। हाँ जी, कुछ कहना चाहते हैं? जी कंप्लीट करें प्लीज। नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि समाधान इसका यही है कि आप एक राजनीतिक समाधान के ऊपर आइए। राजनीतिक समाधान इसका है केवल सत्य बहुमत। सत्य बहुमत के सिवाय इसका कोई समाधान है ही नहीं। और वो कोई भी पार्टी करे, तो जरूरी नहीं है कि मतदाताओं के बहुमत वाली सरकार हो, आप यही कह रहे हैं? समाधान है कि मतदाताओं के बहुमत वाली सरकार हो। ऐसा न हो कि मतदाता एक पार्टी के साथ में ज्यादा हो और सांसद उनके कम हो, और वो सांसद का जुगाड़ करें और फिर भ्रष्ट तरीके से सरकार बनाए। संक्षेप में आप ये बात कह रहे हैं। और हालांकि जो ये विषय बहुत बड़ा है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ बोलने का मन करता है, कुछ बातें छूट जाती है। जब शिकरवार जी बोलेंगे तो आपको बोलने का मन होगा, आप बोलेंगे तो शिकरवार जी को बोलने का मन होगा। ये विषय वाकई बड़ा है, लेकिन हम राष्ट्र के हित में, देश कैसे एकजुट रहेगा, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा,
इस चर्चा को करते हैं। इसमें हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन ये मतभेदों को दूर करने का सिलसिला है। इसी संदेश के साथ हम आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जुड़ने के लिए। सत्यदेव चौधरी जी, राजेश सिकरवार जी, अनिल गुप्ता जी, आप सबका आभार, और आप तमाम दर्शकों का भी जो लगातार हमारे साथ जुड़ते हैं।